वेलकम बैक। विलयन के अंदर हम इससे पहले आदर्श और अनादर्श विलयनों के अंदर अंतर ले चुके हैं। तो राउल नियम के विचलन के आधार पर हमने विलयनों को आदर्श और अनादर्श विलयन के रूप में प्रदर्शित किया था, उसमें अंतर भी हमने ले लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, यदि कोई विलयन आदर्श विलयन से विचलन प्रदर्शित करता है या राउल नियम से विचलन प्रदर्शित करता है, तो उसके आधार पर हम अनादर्श विलयनों को पुनः दो भागों में विभाजित करते हैं, जिनको टाइप 1 धनात्मक, टाइप 2 धनात्मक विचलन के विलयन और टाइप 3 ऋणात्मक विचलन के विलयन कहते हैं। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं अनादर्श या नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसमें दो टाइप के विलयन है, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 2 को हम आदर्श विलयन से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन और टाइप 3 विलयनों को हम राउल नियम से ऋणात्मक विचलन या आदर्श विलयनों से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन कहते हैं। तो अब हम लेके चल रहे हैं इन दोनों में अंतर और उनकी प्रकृति और उनके एग्जाम्पल्स। तो पहली बात कर रहे हैं, टाइप 1 के सॉल्यूशन जितने भी दिए गए हैं ये राउल के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं या पॉजिटिव डेविएशन रिप्रेजेंट करते हैं, और जबकि यहाँ पर हम प्रदर्शित करें तो यह ऋणात्मक विचलन या नेगेटिव डेविएशन प्रदर्शित करते हैं। तो राउल के नियम से धनात्मक और ऋणात्मक विचलन का अर्थ क्या है? धनात्मक विचलन का मतलब है कि राउल के नियम के अनुसार P1 या विलयन के अंदर किसी भी एक घटक की या विलय की वाष्प दाब का मान उस विलयन में उसकी मूलबिन और उसकी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है, लेकिन धनात्मक विचलन में ये P1 अधिक होगा। अर्थात विलय के विलयन में मूलबिन तथा शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब का गुणनफल अगर P1 के सापेक्ष तुलना की जाए तो विलयन में उस विलय के वाष्प दाब का मान इन दोनों के गुणनफल से अधिक होता है। ऐसे यदि दूसरे घटक की बात की जाए तो विलयन में उस घटक का वाष्प दाब भी X2 और P2 नोट के गुणनफल से अधिक होता है, या फिर हम कह सकते हैं विलयन का वाष्प दाब है ये P1 और P2 के योग से अधिक होता है। इसी को हम धनात्मक विचलन के विलयन या टाइप 2 सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन यदि हम इधर लेते हैं ऋणात्मक विचलन में, तो P1 का मान X1 और P1 नोट से कम होता है, P2 का मान X2 और P2 नोट से कम होता है। या फिर विलयन के वाष्प दाब की बात की जाए तो विलयन का कुल वाष्प दाब विलय और विलायकों के वाष्प दाबों के योग से कम होता है। इसी को हम ऋणात्मक विचलन के विलयन कहते हैं। इसी तरीके से सेकंड अगर हम बात करूं तो सेकंड में यदि विलय और विलायक को मिलाने पर आपने देखा अनादर्श विलयनों में आयतन परिवर्तित होता है, लेकिन यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो विलय और विलायक को मिलाने पर होने वाला आयतन परिवर्तन धनात्मक होता है, और धनात्मक का मतलब है कि आयतन में वृद्धि होती है, आयतन बढ़ता है। ध्यान रखना है, आयतन में वृद्धि होती है, और आयतन में यदि वृद्धि होती तो हम कह सकते हैं कि 100 ml पहला विलय और 100 ml विलायक लेकर के यदि दोनों को मिलाया जाए तो परिणामी विलयन होना चाहिए 200 ml, लेकिन वास्तव में यह आयतन बढ़ जाता है, और इसी को हम धनात्मक विचलन के विलयन कहते हैं। तो जो विलयन बनेगा उस परिणामी विलयन का आयतन उन दोनों विलय और विलायकों के आयतन से अधिक होगा। आयतन के अंदर हमेशा वृद्धि होती है, इसी को हम धनात्मक विचलन कहते हैं। आयतन बढ़ना धनात्मक विचलन। लेकिन यदि मैं यहाँ पर तुलना करूँ तो डेल्टा V का मान हमेशा 0 से कम होगा, अर्थात आयतन में कमी होती है। यही प्रक्रिया हम यहाँ पर दर्शाते हैं। तो आयतन घटेगा या कमी होगी तो विलय और विलायक के 100 ml लेकर के यदि विलयन बनाया जाए तो परिणामी विलयन का आयतन घट करके कम हो जाता है। इसी को हम ऋणात्मक विचलन के विलयन कहते हैं। इसी तरीके से तीसरे नंबर पर यदि हम बात करें तो विलय और विलायक के अणुओं के मध्य अंतःक्रिया। अब आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, चूंकि आयतन बढ़ रहा है तो जब विलय और विलायक के अणुओं को मिलाने से आयतन बढ़ता है, इसका मतलब अणुओं के मध्य की दूरी बढ़ेगी।
और अगर मध्य की दूरी बढ़ती है इसका मतलब प्रतिकर्षण में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विलेय अणु और दूसरी तरफ हमने लिए हैं विलायक अणु, इन दोनों के अणुओं के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण बढ़ता है और इसीलिए इनको हम धनात्मक विचलन के विलयन कहते हैं। और प्रतिकर्षण बढ़ता है इसलिए इनके आयतन में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो प्रतिकर्षण, विलेय और विलायक के अणुओं के मध्य प्रतिकर्षण होने के कारण आयतन सामान्य से अधिक हो जाता है। लेकिन यदि मैं इधर की बात करता हूं तो नंबर 3 में विलेय और विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण बढ़ता है, आकर्षण बढ़ता है। और अगर आकर्षण बढ़ता है इसका मतलब हो जाएगा अणुओं के मध्य आकर्षण बढ़ने की वजह से आयतन घट करके कम हो जाता है। तो आयतन में कमी आकर्षण बढ़ने से, आयतन में वृद्धि प्रतिकर्षण बढ़ने से होता है। तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बढ़ता है या कह सकते हैं आयतन घटता है, जबकि उधर आयतन में वृद्धि होती है। तो इस तरीके से हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि टाइप सेकंड और टाइप थर्ड के सॉल्यूशन की प्रक्रिया क्या है। तो टाइप थर्ड में ये राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, ये ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले हैं, जो सूत्र के रूप में हम धनात्मक और ऋणात्मक रूप में दर्शाते हैं। इसी तरीके से इनका आयतन बढ़ता है, इनका आयतन घटता है। यहाँ पर लें विलेय अणु और विलायक के अणु जो दिए गए हैं, इनके मध्य प्रतिकर्षण बढ़ता है, जबकि इनके मध्य आकर्षण में वृद्धि होती है। इसी तरीके से अगर मैं चौथे नंबर पे चर्चा करता हूँ तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में हम ले रहे हैं टाइप सेकंड सॉल्यूशन और राइट साइड में हम ले रहे हैं टाइप थर्ड के सॉल्यूशन। टाइप थर्ड के सेकंड के सॉल्यूशन की तुलना की जाए तो मिश्रण की एंथैल्पी के रूप में प्रदर्शित किया जाए, मिश्रण की एंथैल्पी परिवर्तन शब्द आता है, तो मिश्रण की एंथैल्पी परिवर्तन अर्थात विलेय और विलायक को मिलाने पर होने वाले एंथैल्पी में परिवर्तन को हम मिश्रण की एंथैल्पी परिवर्तन, और मानक है तो नोट लगा दें। तो मानक मिश्रण की एंथैल्पी परिवर्तन का मान यहाँ पर 0 से अधिक या हम कह सकते हैं धनात्मक होता है। और यदि धनात्मक होता है इसका मतलब ये होगा कि ऐसे विलयन ऊष्माशोषी प्रकृति दर्शाते हैं। तो इन विलयनों को हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी प्रकृति दर्शाने वाले विलयन कहते हैं। और ऐसे विलेय और विलायकों को आपस में मिला दिया जाए तो ऊष्मा यहाँ पर क्या होगी, धनात्मक विचलन के अंदर ऊष्मा अवशोषित होती है। तो ऊष्मा का अवशोषण होता है। डेल्टा एच का मान यहाँ पर कैसा है, डेल्टा एच का मान धनात्मक है, तो ऊष्माशोषी प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। अर्थात विलेय और विलायक को मिलाने पर इन दोनों के मध्य ऊष्मा अवशोषित होगी, तभी हम इसको धनात्मक विचलन या टाइप सेकंड के सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर ऊष्मा अवशोषित होती है तो पात्र है वो ठंडा हो जाता है। लेकिन यदि मैं बात करता हूं इधर की, तो यहाँ पर मिश्रण की एंथैल्पी परिवर्तन का मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, 0 से कम होता है। और अगर डेल्टा एच ऋणात्मक है तो ऐसी प्रक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी प्रकृति कहते हैं। अर्थात विलेय और विलायक को मिलाने पर ऊष्मा उत्सर्जित होगी। ठीक है, तो यहाँ पर विलेय और विलायक मिलाने पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, उनको टाइप थर्ड सॉल्यूशन। और जो ऊष्मा अवशोषित करते हैं उनको टाइप सेकंड सॉल्यूशन कहा जाता है। तो डेल्टा एच का मान धनात्मक और डेल्टा एच का मान ऋणात्मक होता है। नंबर 5 पे यदि बात की जाए तो इनके P1 का मान X1 और P1 नोट से अधिक होता है। इसलिए यदि इनका ग्राफीय निरूपण किया जाए तो इनके ग्राफ आप तुलनात्मक रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। मैं इसको सरलतम रूप में यहाँ दर्शाता हूँ। सेकंड तरफ में 5 नंबर पे ग्राफ यहाँ भी प्रदर्शित कर रहा हूँ। इसमें ग्राफ वही लिए गए हैं जो हमने पहले प्रदर्शित किए थे राउल के नियम के अंदर, वही ग्राफ है। अंतर सिर्फ ये है कि यहाँ पर हम तुलनात्मक रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। राउल के नियम के ग्राफ के अंदर हमने इस तरह की लाइन ड्रॉ की थी। यहाँ पर था P1 नोट, यहाँ पर था P2 नोट, यहाँ पर हमने लिया था
PS विलयन का वाष्प दाब, वहाँ पर भी सेम परिस्थितियाँ हैं। यहाँ पर भी हम P1 और यहाँ पर P2 नोट के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं और तुलना करते हैं क्या स्थिति रहती है। और यहाँ पर हमने y एक्सिस पर विलयन का वाष्प दाब लिया है और अगर हम वास्तविक रूप में विलयन को प्रदर्शित करें तो इस तरह की लाइन बनती है जो कि आदर्श विलयन को दर्शाती है। अगर आदर्श विलयन को प्रदर्शित करती है या टाइप फर्स्ट के सॉल्यूशन है तब तो ग्राफ इसी तरीके से बनेगा, या फिर मैं इसके साथ वाले दूसरे ग्राफ भी प्रदर्शित करूं तो इस तरीके से बनेगा और इसका भी ग्राफ इस तरीके से आदर्श विलयनों के लिए, आदर्श विलयनों के लिए और आदर्श विलयनों के लिए ऐसे ग्राफ बनेंगे। लेकिन यदि यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ क्या था, P1 का मान x1 और P1 नोट के गुणनफल से अधिक था और यहाँ y x एक्सिस पर क्या ले रहे हैं, x2 के मान के आधार पर इसको प्लॉट किया गया है। x2 अर्थात विलायक की मूल भिन्न के सापेक्ष हमने विलयन के वाष्प दाब को प्रदर्शित किया है, PS को दर्शाए। तो ऐसी स्थिति में ग्राफ कैसे बनेगा, P1 का मान क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पर P1 का मान क्या है, x1 और P1 नोट से कम है। अगर ज़्यादा है तो ग्राफ कहाँ बनेगा, ऊपर की ओर बनेगा। इसको मैं इस तरीके से प्रदर्शित करता हूँ। इसमें जो ग्राफ अगर मैं P1 के लिए ले रहा हूँ तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे ऊपर से बनेगा। अगर मैं P2 के लिए लूँगा तो भी सामान्य ग्राफ से ये ऊपर की ओर ग्राफ बनेगा, लेकिन P2 नोट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और चूंकि हमने ये भी कहा था कि PS का मान भी P1 और P2 के योग से ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में ग्राफ ऊपर से आता है, इस तरीके से प्रदर्शित होगा। इसी तरीके से यदि यहाँ बात की जाए P1 का मान इनके गुणनफल से कम है तो जो वास्तविक टाइप फर्स्ट सॉल्यूशन थे उससे इनका वाष्प दाब घटकर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्रारंभिक मूल बिंदु और अंतिम मूल बिंदु में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पर भी मान घटकर के इस तरीके से प्रदर्शित होगा, लेकिन P2 नोट और प्रारंभिक बिंदु में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरी ये हम केवल वाष्प दाब को प्रदर्शित कर रहे हैं, तुलनात्मक रूप से ये माध्य वाष्प दाब को दर्शाया गया है। बाकी हम विलयन और वाष्प अवस्था के वाष्प दाबों को अलग अलग लेकर के वक्र अलग से मैं प्रदर्शित करूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो अभी हम केवल माध्य रूप में इनके वाष्प दाबों की इन दोनों के गुणनफल के साथ तुलना कर रहे हैं। तो वक्र कैसा बनेगा, नीचे की ओर। और ऐसी स्थिति में अगर मैं यहाँ पर भी प्रदर्शित करता हूँ तो वक्र यहाँ पर नीचे बनेगा, ऊपर नहीं बनता है, ये प्रक्रिया आती है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई भी विलयन है तो विलयन के वाष्प दाब का मान मूल से क्या होगा, कम हो जाएगा, घटकर नीचे आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये ऊपर जो लाइन दे रखी है इसको तो हमने कहा था टाइप फर्स्ट के सॉल्यूशन, लेकिन नीचे जो लाइन दी गई है ये टाइप थर्ड के सॉल्यूशन को प्रदर्शित करती है। इसी तरीके को मैं यहाँ पर इधर भी प्रदर्शित करता हूँ। यहाँ पर अगर हम दर्शाएं तो ये जो डॉटेड लाइन दी गई है ये प्रदर्शित करती है टाइप फर्स्ट के सॉल्यूशन को। यहाँ पर दिया गया ये टाइप फर्स्ट है, डॉटेड लाइन से दर्शाया गया। यहाँ पर लिखा है टाइप थर्ड, जो रेड लाइन से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा ऊपर जो रेड लाइन दी गई है ये रेड लाइन किसको प्रदर्शित करती है, यह टाइप सेकंड के विलयन के ग्राफ को दर्शाती है। और यहाँ रेड लाइनें जो दर्शाई गई है टाइप सेकंड के विलयन है, और जो सफ़ेद लाइनें प्रदर्शित की गई है ये टाइप थर्ड और टाइप, ये जो सफ़ेद लाइनें हैं ये टाइप फर्स्ट के विलयन को दर्शा रही है, जबकि रेड टाइप सेकंड और थर्ड की विलयन प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के रूप में और वहाँ पर टाइप थर्ड और टाइप फर्स्ट के रूप में प्रदर्शित किया गया। तो सामान्य ग्राफ से विचलन दर्शाने के लिए हमने डॉटेड लाइंस भी प्रदर्शित की है। धनात्मक विचलन है तो विलयन का दाब वाष्प दाब बढ़ेगा, ऋणात्मक विचलन है तो विलयन का वाष्प दाब घटेगा। अब इस प्रक्रिया के अंदर यदि विलयन के क्वथनांक की बात की जाए, ध्यान से देखना, यदि हम विलयन के क्वथनांक की बात करते हैं तो वाष्प दाब में कमी के कारण जिस विलयन का वाष्प दाब घटेगा उसके क्वथनांक में वृद्धि होगी, और जिसका वाष्प दाब बढ़ेगा उसकी क्वथनांक में कमी हो जाएगी। और क्वथनांक किसे कहते हैं, किसी एक वायुमंडलीय दाब पर, अगर एक वायुमंडलीय दाब की चर्चा की जाए तो किसी भी द्रव का वाष्प दाब जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए उस टेम्परेचर को
तो वह ताप जिस पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता हो, उस टेम्परेचर को हम क्वथनांक कहते हैं। और चूंकि वाष्प दाब घट जाएगा तो वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए अधिक ऊष्मा देनी पड़ेगी, तो क्वथनांक बढ़ेगा। और यदि वाष्प दाब बढ़ गया है तो उसे वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए कम ऊष्मा देनी पड़ेगी, तो क्वथनांक में क्या होगी, कमी होगी। तो वाष्प दाब यदि घटता है तो यहाँ पर मैं वाष्प दाब, न्यूनतम वाष्प दाब कहाँ पर है, इस बिंदु पर। तो न्यूनतम वाष्प दाब के सापेक्ष यदि मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो इस संगठन का जो विलयन होगा, इसका संगठन क्या होगा, निश्चित होगा। संगठन या कंपोजिशन निश्चित होगा। और इस निश्चित संगठन का जो मिश्रण बनेगा जिसमें x1 x2 का मान निश्चित है, उस समय इस द्रव मिश्रण का वाष्प दाब क्या है, न्यूनतम। और अगर वाष्प दाब न्यूनतम है तो यह उच्चतम क्वथनांक प्रदर्शित करेगा। तो यह ऐसा मिश्रण, निश्चित संगठन युक्त एक ऐसा मिश्रण बनेगा जिसका क्वथनांक उच्चतम होगा, और इसी को हम हाईएस्ट एजोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं। तो उच्चतम स्थिर क्वाथी मिश्रण किसमें बनेंगे, इधर बनेंगे। जबकि यहां पर आप देखें तो इस ग्राफ के अंदर उच्चतम बिंदु यहां पर है जहां पर PS का मान अधिकतम है, और जिस बिंदु पर PS का मान अधिकतम है उसका संगठन यहां पर मैंने गोले से प्रदर्शित किया है। इस संगठन युक्त या कंपोजिशन युक्त जो विलयन है जो कि निश्चित है, इस निश्चित संगठन की विलयन का क्वथनांक यहाँ पर क्या होगा, क्वथनांक न्यूनतम होगा, न्यूनतम होता है। तो सिंपल प्रक्रिया आपको ध्यान रखनी है कि यदि धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन है तो उनका क्वथनांक क्या हो जाएगा, एक निश्चित संगठन पर उनका क्वथनांक न्यूनतम होगा। और ऋणात्मक विचलन वाले टाइप 3 सॉल्यूशन है तो उनका वाष्प दाब न्यूनतम प्रदर्शित करने वाले संगठन युक्त मिश्रण का क्वथनांक उच्चतम होगा। तो ये एक निश्चित संगठन युक्त ऐसा मिश्रण बनाएंगे जो उच्चतम क्वथनांक दर्शाएगा, और ये वाले विलयन निश्चित संगठन युक्त एक ऐसा मिश्रण बनाएंगे जिसका क्वथनांक न्यूनतम होता है। तो वाष्प दाब बढ़ेगा, क्वथनांक घटेगा। ये प्रक्रिया हम ग्राफ की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं। तो ऐसे विलयनों को, इस संगठन युक्त जो विलयन है इसको हम क्या कहेंगे, लोएस्ट एजोट्रोपिक मिक्सचर। तो ये मैं शब्द यहां लिख देता हूं, आपको ध्यान रखना है। लोएस्ट एजोट्रोपिक मिक्सचर कहा जाता है। इस संगठन युक्त ये मिश्रण जो बनेगा उसका क्वथनांक न्यूनतम होगा। और यहां पर जो विलयन बनेगा इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, हाईएस्ट एजियोट्रोपिक मिक्सचर। यहां पर जो निश्चित संगठन युक्त मिश्रण बनेगा उसका संगठन कितना होगा, इस जगह का जो संगठन है जहां पर वाष्प दाब न्यूनतम है उस जगह का संगठन है, उस संगठन को हम हाईएस्ट एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं, जो कि टाइप 3 के सॉल्यूशन में आता है। तो टाइप 2 के विलयन न्यूनतम क्वथनांक युक्त एजियोट्रोप बनाते हैं, टाइप 3 के विलयन उच्चतम क्वथनांक युक्त एजियोट्रोप मिश्रण बनाते हैं, और ये इनके अंतर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है और ये अंतर के रूप में आपको पता रखना है। तो इस तरीके से हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर, आप अंतर के रूप में लिखना चाहें तो 5वें अंतर में लोएस्ट एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाते हैं और ये हाईएस्ट एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाते हैं। थोड़ी मैं इसके क्वथनांक की चर्चा कर देता हूं। आपको क्वथनांक परिभाषित कैसे करना है ये भी पता होना चाहिए। शॉर्ट में हम इसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट वास्तव में किसी भी पदार्थ या द्रव का वायुमंडलीय दाब के बराबर, वायुमंडलीय दाब जिसको जनरली हम 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर कहते हैं, आजकल हम इसकी जगह 1 बार का उपयोग करते हैं। ठीक है, 2 द्रव दिए गए हैं, ये ऊपर वाली लाइन एक वायुमंडलीय दाब को या 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर को दर्शा रहा है, और 2 द्रव दिए गए हैं, एक A और दूसरा है B। ये इनके वाष्प दाब हैं PA और ये है PB। इसको P1 P2 भी लिख सकते हैं। अगर मैं प्रदर्शित करूं इस वाष्प दाब की विलयन का क्वथनांक, तो मुझे इस वाष्प दाब की विलयन को, वाष्प दाब को बढ़ाकर वायुमंडलीय दाब के बराबर करना है।
तो मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक गर्म करके इनके वाष्प दाब को बढ़ाना पड़े। तो हम किसी भी विलयन का वाष्प दाब बढ़ाते हैं तो उस समय क्या होता है, अपने आप ही क्वथनांक या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब भी वाष्प दाब बढ़ेगा। तो यदि निम्न वाष्प दाब का विलयन है, ये उच्च वाष्प दाब का विलयन है, तो यदि निम्न वाष्प दाब के विलयन को गर्म करके हम ऊपर वायुमंडलीय दाब तक बराबर करना चाहते हैं तो T की आवश्यकता क्या होगी, उच्च होगी, और इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन यदि मुझे B को गर्म करके वायुमंडलीय दाब के बराबर करना है जिसका वाष्प दाब पहले से अधिक है, तो अधिक वाष्प दाब के पदार्थ या द्रव को गर्म करके वायुमंडलीय दाब के बराबर वाष्प दाब करना हो तो मुझे निम्न ताप की आवश्यकता होगी, और ऐसी स्थिति में इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाता है। तो इस तरीके से हम कम और अधिक क्वथनांक युक्त विलयनों को प्रदर्शित करते हैं। तो जिस विद्युत अपघट्य या जिस विलयन का वाष्प दाब कम है उसका क्वथनांक अधिक होगा, क्योंकि वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होगी। जिसका वाष्प दाब अधिक है उसका क्वथनांक कम होगा, क्योंकि उस वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए कम ताप की आवश्यकता होगी, और इसी आधार पर एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं टाइप सेकंड और टाइप थर्ड के विलयनों के उदाहरण भी लूँगा, और उसके बाद में एजियोट्रोप क्या हैं, कितने प्रकार के हैं, उदाहरण सहित उनकी व्याख्या करेंगे। थैंक यू सो मच।